हेलो फ्रेंड्स, आपका IQ रिवीजन गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने भौतिक शास्त्र से संबंधित टेस्ट 1 वीडियो में 1 से 25 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन किया, जो कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के टेस्ट 2 वीडियो में आगे का 26 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। भौतिक शास्त्र टेस्ट 2 का 26वां प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला 25 सेंटीमीटर पर होता है, दूसरा अनंत पर होता है, तीसरा विकल्प 25 मिलीमीटर पर होता है, चौथा विकल्प 25 मीटर पर होता है। तो इसका आंसर है बी, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत पर। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहला आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा दोनों और चौथा है सभी कथन सत्य है। तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। आंसर बी। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। कौन रंग है या कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है पीला रंग, दूसरा ऑप्शन है बैगनी रंग, तीसरा ऑप्शन है नीला रंग और चौथा ऑप्शन है लाल रंग। तो 28 का आंसर है डी, लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल में होता है। रेलवे या अन्य जगह भी खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। विद्युत आवेश का, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, तीसरा विभवांतर विद्युत का, चौथा शक्ति का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो है ऊर्जा का। इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। पहला ऑप्शन है तांबे का, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनियम का, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप में से अधिकतर को मालूम होगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है, किस धातु का। तो सी यानी कि टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। पहला है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम पर मीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। इसका सही आंसर है ए। 32वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है जनित्र और चौथा ऑप्शन है मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को सी यानी जनित्र कहते हैं। यानी इसका सही आंसर है सी, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है द्विफोकस लेंस और चौथा विकल्प है बेलनाकार लेंस। तो 33 का आंसर है बी, अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस।
अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। पहला विकल्प है अवतल लेंस, दूसरा विकल्प है द्विफोकस लेंस, तीसरा उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है, यानी इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? पहला है बड़ा, दूसरा ऑप्शन है छोटा, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं और इनमें से चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है? छोटा, यानी बी, छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न भी वही है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो 36 का भी ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी, यानी छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। पहला ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, दूसरा ऑप्शन है बड़ी वस्तुओं को और तीसरा ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है कौन से वस्तु को? तो दूर की वस्तु को। इसमें भी आप ट्रिक अपना सकते हैं कि दूर दृष्टि है या तो दूर दृष्टि वाले आंख दूर की वस्तु को देखेंगी साफ साफ, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। 38वां है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है पीत बिंदु, दूसरा ऑप्शन है अंध बिंदु, तीसरा निकट बिंदु और चौथा है दूर बिंदु। तो 38वां का आंसर है बी, अंध बिंदु। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में होता है, जो मानव नेत्र है हमारा मानव नेत्र, उसमें कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता नहीं है, उत्तल दर्पण होता नहीं है, अवतल दर्पण नहीं होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो पहला है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा काला और चौथा पीला। तो इसका आंसर है ए, लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो पहला है आंसर 2 मिनट, दूसरा आंसर है 1 मिनट, तीसरा आंसर है 4 मिनट और चौथा आंसर है चौथा विकल्प है 3 मिनट। तो इसका सही आंसर है 2 मिनट। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, दूसरा कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम और चौथा सभी कथन सत्य है। तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इसका सही आंसर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ए। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, लाल, काला, पीला और नीला। तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, बी।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिया हुआ है, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस और पुतली। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम रेटिना यानी बी, इसका सही आंसर है रेटिना, बी ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर और डी है मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, बी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, बी ऑप्शन सही है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों धारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, दिष्ट धारा। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो सही आंसर है ए, दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, दूसरा है नाल चुंबक, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबक और चौथा है समान छड़ चुंबक। तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। मानव के वह 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है हाथ और पैर, दूसरा है मांसपेशियां तथा हृदय, तीसरा हृदय तथा मस्तिष्क, चौथा है नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। तो इसका सही आंसर है हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क में वह दो, हृदय और मस्तिष्क मानव के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा ऑप्शन है नरम लोहे, तीसरा है पीतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे यानी कि बी ऑप्शन सही, नरम लोहे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला मैक्सवेल ने, दूसरा है फ्लेमिंग ने, तीसरा फैराडे ने और चौथा एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे यानी सी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा अगला वीडियो